बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इनकम स्टेटमेंट, यानी इनकम स्टेटमेंट को क्यों बनाते हैं और इसका फॉर्मेट क्या है। और तो देखें जी, इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं जब भी हमने अपने बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस को फाइंड करना हो तो हमें बनानी पड़ती है इनकम स्टेटमेंट। अब देखें, कोई भी इंसान है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो बिज़नेस करता है, पूरा साल ट्रांजैक्शंस करता है, पूरा साल लेन देन करता है, चीज़ें ख़रीदता है, चीज़ें बेचता है, तो उसका मकसद होता है पैसा कमाना। तो वो उस प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करता है, ठीक है। उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए उसे एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है जिसका क्या नाम है, इनकम स्टेटमेंट। इसका पुराना नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, लेकिन अब इसका नाम यूज़ होता है इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो हम सबसे पहले हेडिंग देते हैं। जो भी बिजनेसमैन का नाम है, यूआरसी ट्रेडर्स का नाम मैंने यूज़ किया हुआ है, आपको जो सवाल में गिवन होएगा वो नाम लिखेंगे। इसके बाद इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे और जिस डेट की इनकम स्टेटमेंट आप बना रहे हैं, आपको डेट गिवन होगी सवाल में, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020, मैंने डेट यहाँ पर मेंशन की है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं अपने बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस को निकालने के लिए, जैसे मैंने बताया आपको। तो हमें क्या करना है, अपने बिज़नेस की इनकम में से, अपने बिज़नेस की कमाई में से अपने बिज़नेस के खर्चों को लेस करना है। अगर आंसर आएगा प्लस में तो प्रॉफिट होएगा, अगर आंसर आएगा माइनस में तो लॉस होएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स। सेल्स किसी भी बिज़नेस की मेजर सोर्स होता है इनकम का। यानी अगर मेडिकल स्टोर है तो मेडिसिन बेचकर उसके पास जो पैसा आ रहा है वो क्या है, वो उसकी सेल है। अगर कोई जनरल स्टोर है तो जनरल स्टोर में जितनी भी आइटम्स वो बेचकर उसके पास पैसा आता है वो उसके लिए क्या है, वो उसकी सेल है। इस सेल में से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, या उसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं, या रिटर्न फ्रॉम कस्टमर भी कहते हैं। इसे सेल में से लेस करेंगे तो आंसर आप लिख देंगे राइट वाले कॉलम में। तो पहला जो मेन चीज़ है, सबसे स्टार्ट जिससे लेना है वो क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हम सेल। सेल में से लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ड्स, या उसका दूसरा नाम है सेल्स रिटर्न या रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। तो आपके पास आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आप बेच रहे हो उनके ऊपर आपको कॉस्ट कितनी आती है, वो चीज़ें आपको कॉस्ट कितनी करती हैं, उसके लिए हम कॉस्ट ऑफ सेल अभी फाइंड करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल को स्टार्ट करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। सबसे पहले जब मंथ स्टार्ट हुआ, जब ईयर स्टार्ट हुआ, तो आपके पास जितना सामान पहले से पड़ा हुआ था वो आपकी कौन सी इन्वेंट्री होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री। और अगर आपने बिज़नेस अभी स्टार्ट किया है तो फिर ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका बिज़नेस 2 साल हो गए स्टार्ट किए हुए, तो जब ईयर स्टार्ट होगा तो आपके पास जितना सामान पड़ा होगा, जो इन्वेंट्री पड़ी होगी, जो स्टॉक पड़ा होगा, वो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है। इसमें ऐड करेंगे परचेजेस। परचेजेस वो सामान होता है कि अब देखो, जब से ईयर स्टार्ट हुआ तो आपके पास 10,000 का स्टॉक पड़ा हुआ था, तो क्या आपने पूरा साल 10,000 का स्टॉक तो नहीं बेचना, ठीक है। तो कुछ सामान आप ख़रीद के लाते हैं। जितना सामान आप बाद में ख़रीद लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जो गुड्स हम बाद में परचेज़ करते हैं उसे हम कहते हैं परचेजेस। जो बाय करते हैं उसे इसमें ऐड कर देंगे और उसमें ऐड करेंगे कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड होता है किराया। चीज़ें जब ख़रीद कर लाओगे तो रास्ते में किराया पे करोगे ना, तो उसे कैरिज इनवर्ड कहते हैं। इसे ऐड करेंगे और उसमें से लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड, परचेज़ रिटर्न या रिटर्न टू सप्लायर। अब ये क्या है, देखो, जब हम चीज़ें परचेज करके लाते हैं तो कुछ चीज़ें डिफेक्टिव हो सकती हैं, कुछ चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। और जो चीज़ें हमारी डैमेज हमें मिल जाएं या डिफेक्टिव मिल जाएं तो ऐसी गुड्स को हम कर देते हैं वापस, रिटर्न करते हैं। तो इसे हम करेंगे लेस, ठीक है। और फिर उसके बाद लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक, ये वो गुड्स होती हैं जो साल के एंड पे आपके पास बच जाती हैं, ठीक है। इसे लेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे जी, यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करेंगे परचेजेस, फिर ऐड करेंगे कैरिज इनवर्ड, फिर लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड, लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर होगा कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल को आपने 2 दफ़ा लिखना है, एक दफ़ा हेडिंग के तौर पर और एक दफ़ा ये आंसर के तौर पर। ये बात आपने याद रखनी है मेरी। तो सेल में से जब कॉस्ट ऑफ सेल लेस करेंगे
तो आपके पास क्या आंसर आएगा? हम क्या करेंगे जी, अभी हम सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को करेंगे लेस। अब यहाँ पर देखें, अगर सेल का जो आंसर है वो अगर आप देखें तो मैंने लिखा हुआ है सेल का आंसर, ये सेल है, इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर आंसर प्लस में आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर आंसर माइनस में आएगा तो ग्रॉस लॉस है। तो सेल में से लेस करें कॉस्ट ऑफ सेल तो आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे अदर इनकम। अच्छा जी, अब ये अदर इनकम क्या है? अदर इनकम हम कहते हैं साइड इनकम को। ठीक है, देखो एक तो बिजनेस की मेजर इनकम होती है, जैसे फ़र्ज़ करो कि बिजनेस का चेयर बेचने का बिजनेस है, तो चेयर बेचकर जो पैसा आ रहा है वो उसका मेजर इनकम है। ठीक है, लेकिन साइड इनकम भी अगर आपको आए कहीं से, उसे हम कहते हैं अदर इनकम, उसे हम ऐड कर देंगे। अब साइड इनकम कौन कौन सी हो सकती है? कमीशन रिसीव हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव हो सकता है, रेंट रिसीव हो सकता है, सैलरीज रिसीव हो सकता है। तो इस तरह की जो इनकम है उसे हम अदर इनकम में क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। इसके बाद लिखा हुआ है डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा बच्चों, ये एक बैड डेट्स का चैप्टर है, वो अब जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें जाके फिर हमें काफ़ी डिटेल में आंसर पता चलेगा कि ये डिक्रीज़ इन और इंक्रीज़ इन प्रोविजन का क्या हिसाब किताब है। यहाँ पर आप सिर्फ अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर प्रोविजन डिक्रीज़ होगी तो उसे भी हम अदर इनकम में लिखते हैं। और इसके बाद है गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जिनको हम ख़रीद कर यूज़ करते हैं फिर उससे पैसा कमाते हैं, ऐसे एसेट्स को हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। अगर उनको बेच कर आपको गेन हो जाए, गेन मीन प्रॉफिट, तो आपके लिए वो एक किस्म की साइड इनकम है, उससे भी अदर इनकम में हम ऐड करते हैं। तो बच्चों, ये जितनी भी आपको अदर इनकम दी हुई थी, इन सब को आपने इनर कॉलम में लिख कर ऐड करके आपने यहाँ पर ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, वो जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसमें इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये आंसर किसका आएगा? ये ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होने के बाद। और इसके बाद लास्ट जो आपने इसमें से लेस करना है वो है एक्सपेंसेस। क्या करेंगे लेस? हम एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। अच्छा, एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिज़नेस। देखो, मैं कोई भी बिज़नेस करूँगा तो मुझे खर्चे तो करने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस तो बियर करने पड़ेंगे। तो जो भी एक्सपेंसेस बिजनेस से रिलेटेड होंगे उनको हम यहाँ लिख कर क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। वो कौन कौन से हो सकते हैं? मैंने यहाँ पर चंद एक लिखे हुए, आप अगर देखें तो आपको काफ़ी सवाल में गिवन हो सकते हैं, तो आप डिफरेंट तरह आप सिर्फ ये देखें कि जो एक्सपेंसेस होंगे उसे हम लेस करेंगे। वो हो सकते हैं सैलरीज एंड वेजेस हो सकती हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो सकता है, हीटिंग एंड लाइटिंग की कॉस्ट हो सकती है, सन्ड्री एक्सपेंस छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं, कैरिज आउटवर्ड जब चीज़ें बेचने के लिए बाहर जाती हैं तो उसका आप किराया देते हैं, कैरिज आउटवर्ड। रिपेयर हो सकती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आपको पता ही है कि रिपेयर जब हम करवाते हैं तो उसका खर्चा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको नेक्स्ट कॉस्ट जो गिवन है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। देखो, डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन होती है नॉन करंट एसेट को यूज़ करने के बाद उनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसके अलावा वो अभी बात की थी मैंने, डिक्रीज़ इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसे अदर इनकम में लिखते हैं। और अगर प्रोविजन इंक्रीज़ हो जाए तो उसे अदर एक्सपेंस, उसे एक्सपेंसेस में लिखते हैं। तो बच्चों, ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ का कॉन्सेप्ट हम बैड डेट्स के चैप्टर में बड़े डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द मैं बैड डेट्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके में जाके हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आप अभी इतना अंडरस्टैंड कर जाएं कि इंक्रीज़ इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आए तो हमारा एक्सपेंस होता है। इसके बाद कैरिज आउटवर्ड है, कैरिज ऑन सेल है, डिस्काउंट अलाउड जिसे हम कहते हैं। बैड डेट्स एक्सपेंस, बैड डेट्स होते हैं कि जब हमने किसी इंसान से पैसे लेने हो और वो इंसान हमें पैसे ना दे तो उसे हम क्या कहते हैं? बैड डेट्स कहते हैं। तो बैड डेट्स भी हमारा एक्सपेंस होता है। इसके बाद फाइनेंशियल कॉस्ट है जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, यानी बैंक से अगर हम लोन ले लें, बैंक से अगर लोन ले तो उस पर हमें देना पड़ता है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम यहाँ पर पे करेंगे, वो भी बिज़नेस के लिए एक्सपेंस होता है। और ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो दो दफ़ा टाइप हो गया, तो ये भी हमारे किस्म का एक्सपेंस है। इसके बाद आपने क्या करना है? सारे एक्सपेंसेस को आपने इनर कॉलम में लिखकर ऐड करके आपने यहाँ लिख देना है। ठीक है, आपने यहाँ लिखना है।
इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये काम करना है कि ऊपर जब अदर इनकम को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आया होगा, अदर इनकम को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आया होगा, ठीक है, ये देखें, ये हमारी अदर इनकम थी। उस अदर इनकम को जब ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड किया था, उसके बाद इन एक्सपेंसेस को हम उसमें से करेंगे लेस। ठीक है, एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, लेस करेंगे। एक्सपेंसेस को जब लेस करेंगे तो आंसर अगर आएगा प्रॉफिट में तो प्लस में आंसर आएगा तो वो हमारा प्रॉफिट होगा, और अगर माइनस में आंसर आएगा तो वो हमारा लॉस होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस को हम लेस करेंगे, और अगर आंसर आएगा प्लस में तो लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, अगर आंसर आएगा माइनस में तो लिखेंगे लॉस फॉर द ईयर। तो ये हमारा फॉर्मेट है। तो बच्चों, इस फॉर्मेट को आपने याद किस तरह करना है, देखिए इसके 4 पार्ट हैं, आप इस तरह इसको याद करें। पहले पार्ट का क्या नाम है, पहले पार्ट का नाम है हमारा सेल। सेल में से लेस करेंगे सेल रिटर्न, फिर लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, और सेल कॉस्ट ऑफ सेल लेस करने के बाद आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इसमें ऐड करेंगे अदर इनकम्स और लेस करेंगे एक्सपेंसेस। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।